हमारे बीच में पधारे हुए हमारे एसडीएम साहब, यूनिवर्सिटी के संरक्षक श्री गदिया जी, विदानी जी, यहाँ उपस्थित यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा जल्दी था, परंतु आज क्या है कि आपके साविया सेठ जी के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ जिले में बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो 4 बजे जो गंभीरी डैम है उसके गेट खोले जाने थे, तो क्योंकि गेट खोलने का एक प्रोटोकॉल होता है, पहले से डिसाइडेड होता है, तो इस वजह से कारणवश थोड़ा लेट हो गए। इसी के साथ सबसे पहले क्योंकि मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि एक नया नवाचार यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया जिसमें 1400 से ज़्यादा बच्चों ने जो है एक दिन में, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, डांस हो, क्यूज हो, मेहंदी प्रतियोगिता हो, स्पीच हो, सभी में 1400 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जो भी बच्चे जिसमें आज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो अभी जो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने दी, उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कितना टफ कंपटीशन रहा होगा और कितनी अच्छी तैयारी के साथ आप सब लोग यहाँ पर आए हो। इसके लिए भी सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जब मैं पहली बार मेरी जब यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में पोस्टिंग हुई थी, तो उससे पहले मैं कभी चित्तौड़गढ़ में नहीं आया था। और जब फर्स्ट टाइम हम भीलवाड़ा की साइड से आ रहे थे, तो साथ में जो हमारे थे उन्होंने बताया कि ये गंगरार आता है कि यहाँ पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी है। तब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे ध्यान था कि गंगरार एक अभी भी एक पंचायत है, आपके लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी भी जो है जिसको नगर परिषद कहते हैं, नगर, वो भी अभी तक नहीं बनी है। तब मैंने उनसे बिल्कुल थोड़ा क्यूरियोसिटी में पूछा कि गंगरार यूनिवर्सिटी यहाँ पर गांव में, तो उस समय और मैं सोचता रहा कि किस तरह से जिसने जो है उस समय 10-12 साल पहले ये सोचा होगा, क्या सोच के यूनिवर्सिटी, मैंने कैंपस भी नहीं देखा था। फिर एक दिन अशोक जी जो और साथ में इनके भाई साहब गोविंद जी वो मिलने आए, तो सबसे पहला प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, आप ये बताओ आपने गंगरार में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला कैसे किया। तो उन्होंने जो बताया कि उनका इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, और निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र है, जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ कि बाकी अगर मैं झुंझुनू, जयपुर, अलवर से कंपेयर करूँ तो पिछड़ा हुआ इलाका है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक एक्सरसाइज की थी कि जो रीट में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें कितने बच्चे चित्तौड़गढ़ जिले से सिलेक्ट हुए हैं। तो हम देख के हैरानी हुई कि जो हमसे छोटे जिले थे, बूंदी का जिला था, करौली का जिला था, 12 जो हमसे छोटे जिले, वहाँ पर भी जो रीट में जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई यहाँ से 2 या 3 गुना ज़्यादा था। इसके बाद जो फिर हमने चेक किया, जो आरएस तहसीलदार का एक बैच था, तो तहसीलदार के बैच में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन दोनों जिलों से मात्र एक आदमी सिलेक्ट हुआ था और अकेले झुंझुनू से 27 बच्चे। तो इतना ज़्यादा जो है शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता थी। और उन्होंने यही चीज़ मुझे गदिया साहब ने बताई कि उनका एक सपना था कि वो जो शिक्षा से पिछड़ा हुआ एरिया है मेवाड़, यहाँ पर किसी ने जहाँ पे लोग हायर सिर्फ स्कूल का सपना देखते थे, वहाँ हमने यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया, और वो भी एक रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे उनको डर था कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स आए ना आए, प्लेसमेंट कैसे होगी। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि लगभग आज 5000 से ज़्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और अगर कहें कि आज अगर चित्तौड़गढ़ जिले की पहचान है, तो एक तो सीमेंट के हब के रूप में जाना जाता है, और दूसरा मेवाड़ यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़ जिले की पहचान है। तो ये उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संस्था हमारे बीच में खड़ी है। और आज, और मैं सोच रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जब ये बना होगा तो उस समय तो क्या परिस्थितियाँ होंगी, पर उस समय भी तो इससे एक हमें शिक्षा मिलती है कि लाइफ में बच्चों एक विज़न होना बहुत आवश्यक है। आपका लक्ष्य बहुत ही क्लियर होना चाहिए
कि आप करना क्या चाहते हैं। आजकल हम कहीं भी जाते हैं कि जब भी कभी बच्चों की बात होती है, किसी स्कूल की कॉलेज की बात होती है, चाहे आप टीवी पे देखते हो, तरह तरह के कार्यक्रम आते हैं, तो उसमें एक जो थीम निकल कर आता है, एक जो मैं कहूँ कि क्रक्स निकल के आता है, वो ये आता है कि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया। कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, अपना इसके अलावा कोई बच्चा डांस में अच्छा हो, कोई गाने में अच्छा हो, कोई अपना आर्ट में अच्छा हो, तो सभी जगह जो है वो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और 8 साल से लेके 60 साल तक हर आदमी से पूछो तो वो बोलता है ये टेंशन में चल रहा है, स्ट्रेस। तो ये बात सही है कि अगर हम पिछले समय से कंपेयर करें तो कंपटीशन बहुत बड़ा है। कंपटीशन, आप किसी भी कंपटीशन की बात करते हो, इंजीनियरिंग की बात करते हो, मेडिकल की बात करते हो, लाखों लोग बैठते हैं और जो पास होने वाले, जो क्वालिफाई करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 1% आधा % होती है। पर ये भी सही है कि उसके साथ साथ आपके अवसर भी बहुत बड़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बड़ी हैं। पहले एक समय होता था, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होता था तो उसको घर वाले, परिवार वाले और स्कूल वाले भी ये मान लेते थे कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पर अब वो बिल्कुल भी, वो परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चे में एक विशेषता होती है। और अब ये भी अच्छा लग रहा है कि खासकर अगर मैं खेलों की बात करूँ तो एक मुझे खुद ध्यान है कि जब मैं 10th में पढ़ता था तो एक ओपन चैम्पियनशिप होती है बैडमिंटन की, तो हम लोग जो उसमें फर्स्ट आए थे डिस्ट्रिक्ट में। और 11th में हमने नॉन मेडिकल रखा था, तो घर वालों ने देखो मना कर दिया कि स्टेट का एग्ज़ाम था, उनको स्टेट कंपटीशन था, तो उनको चंडीगढ़ खेलने के लिए जाना था। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं अब आपने यहाँ तक खेल लिया, ठीक है, काफ़ी है, आगे जाने की आवश्यकता है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला खेल अधिकारी होता है वो हमारे घर आए, तो उन्होंने बताया कि नहीं मैं बैडमिंटन खेलता था और अच्छे थे, बैडमिंटन में रुचि भी थी। तो उस समय भी कहीं ना कहीं ये सोच थी कि ठीक है, खेल जो आप खेल कर रहे हो ये तो आपके इंजॉयमेंट के लिए है, ये आपके करियर के रूप में नहीं हो सकती। पर अब वो माँ बाप जो पहले ऐसी सोच रखते हैं, वही माँ बाप जो आदमी बच्चा खेल रहा होता है तो उसके बाहर पानी लेके खड़े होते हैं कि मेरे बच्चे को ट्रेनिंग हो, ये अच्छा निकले और ये भी साइना नेहवाल बने, विराट कोहली बने, सचिन तेंदुलकर बने। तो ये चेंजेस जो है वो पिछले 10-15 साल में आई है और ये बहुत ही बड़ी। और आप देखोगे कि आजकल हर क्षेत्र में, चाहे आप एक कॉमनवेल्थ गेम्स आप चल रही हो, आज पहली बार जो है वो इंडिया ने 200 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। इसी तरह बाकी फील्ड्स में भी जो है वो हर बच्चे जो है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो अवसर बहुत बड़े हैं। एक समय था जब हमारी जो पूरी क्रिकेट की टीम थी वो बॉम्बे से होती थी, मुंबई से होती थी, 11 में से 9 खिलाड़ी जो होते थे मुंबई के होते थे। तो कारण क्या था? ये कारण था कि बाकी इंडिया में कहीं पे भी टैलेंट नहीं था या वो अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। कारण ये था कि मुंबई के अलावा कहीं पर भी क्रिकेट के मैदान नहीं थे। और जब मैदान बनने शुरू हुए तो रांची का लड़का महेंद्र सिंह धोनी भी कप्तान बन गया। और आप देखोगे कि आज मुंबई के तो मुश्किल से 1-2 होते हैं, गांव-गांव से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, हर जगह से जो है वो खिलाड़ी निकल के आ गए। तो जब आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हो, जब आप उनको अवसर देते हो, तो हर व्यक्ति में टैलेंट होता है। तो यही चीज़ आपको भी समझने की आवश्यकता है। और मैं बताऊं कि ये एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। मैं खुद भी जब हम लोग 8वीं में थे, आप भी थे, 8th क्लास में थे, तो उस समय सभी जो माँ बाप होते हैं या अध्यापक होते हैं वो बोलते हैं कि अब आप ऐसा है कि आपका 10th का एग्ज़ाम है और अगर आपने 10th में अच्छा कर लिया तो फिर आपकी लाइफ बन गई, उसके बाद आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। तो एक इस तरह की सोच रहती है। 10th के बाद फिर आपकी प्रोफेशनल पढ़ाई शुरू हो जाती है, कोई मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स रखता है, तो वो कहते हैं कि आपने 12th अच्छे से कर ली तो फिर आपका करियर बन गया और फिर आप रिलैक्स कर सकते हो। 12th भी हो गई, 12th के बाद भी वही कहानी शुरू हुई। 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, तब भी सभी ने ही बोला पेरेंट्स ने कि आप अगर इंजीनियरिंग में अच्छा कर लोगे अब तो इसके बाद तो करियर बन गया, आपकी जॉब लग जाएगी और इसके बाद आपको कोई चिंता करने की या करने की आवश्यकता नहीं है।
तो वो भी करके देख लिया। उसके बाद भी जो आपका मैं कहूँ कि प्रयत्न है, जो आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, वो कम नहीं हुआ। जॉब भी लग गई। तो जॉब लगने के बाद सबने बोला कि एक बार आपने आईएएस बन गए फिर तो आपका करियर बन गया, ये तो अंतिम है, जो इसके बाद तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो भी बन के देख लिया। उसके बाद भी लगा, जब आईएएस में आ गए तो सीनियर बोलने लगे, अच्छा अभी तो आपकी सर्विस की शुरुआत है, शुरुआत के 8-10 साल में अगर आप मेहनत कर लोगे तो उसके बाद आपकी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रोसेस ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइफ में कि आपने कोई चीज़ अचीव कर ली हो और उसके बाद जो है आपको आगे मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये एक सीख है कि आपको हमेशा मेहनत करनी है। और कभी भी मैं कहूँ कि जैसे एग्ज़ाम का समय होता है, बहुत से बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी सी। तो मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पिछले साल जब बच्चों को परीक्षा के लिए मंत्र दिए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि स्माइल मोर टू स्कोर मोर। और इसी के साथ ये जो एक एग्ज़ाम है, ये आपकी ज़िंदगी का एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एक साल का एग्ज़ाम है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, अगर आप सकारात्मक सोच रख के बैलेंस माइंड से रहोगे, तो आप जीवन में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हो और अपनी फील्ड, जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं याद करूँगा कि थॉमस एडिसन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बल्ब का खोज की थी और 1000 बार जो है वो बल्ब बनाने में वो असफल रहे थे। तो उनसे एक पत्रकार ने जब पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि बल्ब बनाने के लिए आप 1000 बार असफल हुए, 1000 बार आप फेल हुए। तो उनकी बहुत ही फेमस एक लाइन है जो कि किसने बोला कि मैं 1000 बार फेल हुआ। मैंने वो 1000 तरीके खोज निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो आपको अगर सफल होना है तो वो असफलता की सीढ़ी से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी कभी असफल नहीं होगा, कभी हमेशा उसको जो है जैसा चाहता है वैसा सक्सेस मिलता रहेगा, तो या तो वो गलत रास्ते पर है, या तो उसको पता नहीं है, या वो सही ढंग से जो है परिश्रम नहीं कर पा रहा। क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर आप लाइफ में जो है वो जो आप काम करें उसमें आपको असफलता प्राप्त नहीं हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी एक और चीज़ है जो मैंने पहले बताया था कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, साथ में डिटर्मिनेशन, आत्मविश्वास भी बहुत आवश्यक है। जो बच्चे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, जिनको पता होता है कि किस समय पर क्या काम करना है और अनुशासन से रहते हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत ही ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। हम स्वयं अगर मैं अपनी कई बार बात करते हैं अपनी क्लास में जो बच्चे होते थे, कईयों को हम सोचते थे कि नहीं यार ये तो ज़्यादा ये या तो उतना मेहनती नहीं है या ये उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना आज कई लोगों से मिले, कईयों से होता है 5 साल बाद 10 साल मिलते, तो वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा और ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हमारी अपेक्षाओं से बहुत ज़्यादा है, अध्यापकों की अपेक्षाओं से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आपका लक्ष्य क्या है और आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। मैं बताऊँ कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरिट एक चीज़ हो गई, इंटेलिजेंस चीज़ हो गई, पर अगर सबसे ज़्यादा सक्सेस वो करते हैं जिनका एटीट्यूड अच्छा होता है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, छोटी छोटी चीज़ों पे आप हतोत्साहित हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना जितना टैलेंट होता है उस हिसाब से आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हो। और इसके लिए जो है मैं कहूँगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, ये पढ़ाई के साथ साथ बाकी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक्सपोजर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इसका लाभ हुआ होगा। और आजकल का समय तो अपन कहते हैं कि डिजिटल लर्निंग का युग है, टीचर्स के लिए भी चैलेंज है। आज कोई बात बोलती हो, बच्चा 1 मिनट में गूगल पे चेक कर लेता है कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सूचना तो हो सकता है कि अध्यापकों से ज़्यादा जो है वो बच्चों के पास है, परंतु अब सूचना इतनी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अगर आपने जो गजेट्स है, मोबाइल है, उसका सही उपयोग नहीं किया
तो वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। बहुत जगह देखते हैं अपने जो हमारे कज़न्स हैं उनके बच्चों उनको देखते हैं, तो बच्चे बैठे हैं रात भर बैठे हैं मोबाइल लेके, घर वाले सोचते हैं कि तो पढ़ाई कर रहा है, रात को भी 2 बजे सोया है। तो इस तरह की जो गैजेट्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, मोबाइल का पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो, और अगर आप पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर सकते हो तो वो आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए और उससे भी ज़्यादा सोसाइटी के लिए जो है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं सभी से ये सुझाव दूंगा और सभी से आशा करूंगा कि आप जो है अपनी आउटडोर गेम्स खेलें। जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है जिसको अपन जो हम किताबों से कहते हैं, उसको कभी भी डिजिटल लर्निंग जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती। उसकी स्कूल जाने की, कोविड के समय पे सबने ये सोचा कि अब तो कोविड आ गया, इसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, सब ऑनलाइन चलेगा, पर वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी यूनिवर्सिटीज़ की, स्कूल्स की उससे इतनी आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल सिर्फ लर्निंग के केंद्र नहीं है, सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी के केंद्र नहीं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी सेंटर्स हैं। आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, किस तरह से आपकी सोशल वैल्यूज़ को नर्चर करना है, उसके भी केंद्र है। तो इसके लिए मैं पुनः मुझे पूरी आशा है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, और भारत को और आगे बढ़ाने में जिस तरह का आजकल वातावरण चल रहा है, अब 60%, 70%, 80%, 100% और 100% लेने वाले भी क्लास में कई स्टूडेंट होते हैं। बोर्ड ये डिसाइड नहीं कर पाता कि किसको फर्स्ट करें, किसको सेकंड करें, किसको थर्ड करें। तो इस तरह के जो माहौल है, कंपटीशन का माहौल है, इसमें सिर्फ वही बच्चे जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिनका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा और जिनका एटीट्यूड अच्छा होगा, वो लोग जो है वो सफलता अपनी फील्ड में अव्वल आएंगे। तो इन्हीं के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मेवाड़ यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा एक नवाचार किया और इससे और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।